रहा है। तेरी नदियों का पानी सोना चांदी उगल रहा है। तेरी नदियों का पानी भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी धानी। तेरा मान बढ़ाने वाले तेरे घर के हैं रखवाले। तेरे ऊंचे ऊंचे पर्वत निडर बहादुर सेनानी। तेरे ऊंचे ऊंचे पर्वत निडर बहादुर सेनानी। भारत माता तेरा चल हरा भरा धानी धानी। मस्त हवा जब लहराती है दूर दूर तक पहुंचाती है। जग को मीत बनाने वाली मधुर मधुर तेरी वाणी। जग को मीत बनाने वाली मधुर मधुर तेरी वाणी। अब सब साथ में गाएं। भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी धानी। मीठा मीठा चमचम करता तेरी नदियों का पानी। तेरी नदियों का पानी। भारत माता की जय। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आज़ादी। जब तक थी सांस लड़े वो जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद। स्वागत करेंगे। विवेक भाई साहब से आग्रह रहेगा अपने सभी वक्ताओं को मंच की तरफ लाते हुए भारत माता के चित्र। सभी श्रोतागण से आग्रह रहेगा अपना मोबाइल साइलेंट मोड या स्विच ऑफ करेंगे। अपेक्षा रहेगी कि पूरे सत्र में आप पूरा सत्र आपसे रहेगा कि आप अपनी व्यवस्थित तरीके से अपने स्थान पर रहें। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि महोदय भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए हमारे मध्य में प्रोफेसर टंकेश्वर जी। सिमरन कौशिक, शोध छात्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय और कार्यकर्ता इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर रामचंद्र गर्ग, वर्तमान में हंसराज महाविद्यालय में वाणिज्य का प्रवक्ता हूं और इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र में वैचारिक प्रबोधन एवं शोध के प्रमुख का दायित्व निर्वहन कर रहा हूं। इसके साथ साथ संघ साहित्य लेखन टोली के प्रमुख का दायित्व भी निर्वहन कर रहा हूं। आज का यह विशेष सत्र वैचारिक मंथन का यह सत्र हम सभी के लिए एक विशेष अवसर है, जिसके माध्यम से भारत की वैचारिक परंपरा, सांस्कृतिक बोध एवं राष्ट्रीय चिंतन की अवधारणा को समझना व आत्मसात करने का आज हमें अवसर मिला है। और मुख्यतः आज शोध जो करने वाले हमारे शोधार्थी हैं उनके लिए एक अवसर था और हमने इसकी एक गूगल फॉर्म के माध्यम से पंजीकरण की भी विशेषता करवाया था कि क्यों ना संघ को की जो मान्यता है उस पर किस तरह का और शोध बढ़ सकें, उसके लिए एक विशेष आग्रह था। तो उसका हम खासकर शोधार्थी जो पंजीकरण के माध्यम से जिन्होंने अपना उसमें इंटरेस्ट दिखाया है उनका विशेष साधुवाद। इस सत्र में हमारे मार्गदर्शन हेतु 3 विशेष वक्ता के रूप में मंच पर हमारे वक्तागण उपस्थित हैं। मंच के परिचय में सर्वप्रथम प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य में हैं। आप वर्तमान में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व में आप गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर भी रह चुके हैं। आप भौतिकी विज्ञान विषय के प्रोफेसर हैं, साथ ही आप अब्दुल कलाम सेंटर के निदेशक के तौर पर भी अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। आपका शैक्षिक और शिक्षण शोध का 35 वर्ष से भी अधिक का अनुभव है। आपके मार्गदर्शन में अनेकों PhD व MPhil के शोधार्थी अपनी उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। आपके देश व विदेशों में अनेकों पुरस्कार एवं आपको सम्मानित किया जा चुका है व आपके 165 से भी अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हैं।
आप आरंभ से ही राष्ट्रीय हित हेतु सक्रिय रहे हैं। आप भारत विकास परिषद, विज्ञान भारती, सेवा भारती व अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत अभिनंदन, स्वागत। व्यक्तिगत स्वागत के लिए मैं डॉक्टर विभा ठाकुर जी एवं डॉक्टर प्रशांत जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो टिंकेश्वर जी को श्रीफल एवं साहित्य दे। स्वागत की अगली श्रृंखला में हमारे मध्य में मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमान किस्मत कुमार जी। इससे पहले इनका स्वागत आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। आप मूलतः हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के वल्लसीना गांव से हैं। आप बाल्यकाल से ही संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। संघ शिक्षा की दृष्टि से आप तृतीय वर्ष शिक्षित हैं। संघ दायित्वों की दृष्टि से आप पूर्व में दैनिक शाखा से लेकर जिला विभाग कार्यवाह के दायित्वों को पर भी रहे हैं। 2009 से 2015 तक आप सह प्रांत कार्यवाह का दायित्व भी निर्वहन कर चुके हैं। 2015 से 24-25 तक हिमाचल प्रांत कार्यवाह का दायित्व का निर्वहन भी आप कर चुके हैं। मार्च 2025 से आप सह क्षेत्र कार्यवाह उत्तरी क्षेत्र का दायित्व आपके पास वर्तमान में है। वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यालय के अंबेडकर अध्ययन केंद्र में प्राध्यापक के नाते कार्यरत हैं। आपके कई शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। आपका अभिनंदन, स्वागत भाई साहब। जो पीछे बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ा आगे आके बैठ जाएं। पीछे सभी से निवेदन है, थोड़ा आगे आके बैठ जाएं। आगे सीटें खाली, आ जाइए पीछे। मनीष जी एवं डॉक्टर आरती जी को आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं और किस्मत जी का श्रीफल एवं साहित्य से स्वागत करें। मनीष जी, आरती जी। मैम सामने। परिचय की अगली श्रृंखला में हमारे मध्य इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर मनोज कुमार खन्ना जी उपस्थित हैं। आप वर्तमान में प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग दक्षिणी परिसर में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। आप इससे पूर्व रामजिस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य के रूप में वर्ष 2018 से 25 तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय की विभिन्न कमेटियों के सदस्य रहे हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के अकादमिक काउंसिल के सदस्य भी हैं। आपके शिक्षण के क्षेत्र में लगभग 30 से अधिक वर्षों का योगदान रहा है। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में अनेक शोध पत्र आपके प्रकाशित हैं और कई पुस्तकें भी आपकी प्रकाशित हैं। आप यूजीसी एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में अनेक शोधार्थी कार्य कर रहे हैं। हाल ही में आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल डेडिकेशन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। आप अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे हैं और राष्ट्रीय कल्याण हेतु अपनी सहभागिता बनाए हुए हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत कि वो स्वागत करें। श्रीफल और अंगवस्त्र स्वागत करें। मैम थोड़ा सा आगे आइए, आप लोगों का फेस नहीं दिख रहा। आइए सामने, आगे से। ठीक है, आपको उनको देना। इसके अतिरिक्त हमारे मध्य में मंच पर इंद्रप्रस्थ अध्ययन के प्रमुख
श्रीमान विवेक विनोद शर्मा जी हमारे मध्य में हैं। आप सुबह से ही हमारे मध्य में हैं और आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। कुछ विशिष्ट परिचय हमारे मध्य में हैं। मैं विवेक भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वो प्रातःकाल उद्घाटन सत्र में कुछ जो महानुभाव यहाँ आए थे, मंचासीन अतिथियों के अलावा उनका कुछ परिचय हुआ था। उसके बाद जो अपने प्रपत्र प्रस्तुति का भी सत्र हुआ है, 2 सत्र ऐसे प्रपत्र प्रस्तुति हो चुके हैं। अभी ये आज का अंतिम जो वैचारिक मंथन सत्र है, इसमें भी कुछ परिचय मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। जो अपने इस 2 दिन के कार्यक्रम में कुछ जो विशेष अतिथि हमारे यहाँ मौजूद रहेंगे, उनमें से अपने बीच में प्रोफेसर मुकुल शर्मा जी उपस्थित हैं। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार अपने स्थान पर खड़े जाएंगे। दूसरा प्रोफेसर प्रशांत आखे जी रामजस कॉलेज के हमारे यहाँ बीच में मध्य में उपस्थित हैं। शायद व्यवस्था में अभी लगे होंगे हैं जी। इसमें अपने बीच में प्रोफेसर पुनीता जी पीछे हैं। अच्छा, आप भी अपने एक सत्र के चेयर किया है उन्होंने, और प्रोफेसर परवीन जी भी अपने मध्य में हैं। उन्होंने भी एक सत्र को चेयर किया है, हमारे मध्य में उपस्थित हैं। अपने बीच में हमारे इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के समन्वयक की दृष्टि से भी जो कार्य देखती हैं, डॉक्टर मोनिका जी अपने बीच में उपस्थित हैं। हमारे बहुत ही इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के वरिष्ठ और ज्येष्ठ ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, पूर्व में संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रहे, और उनको देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है कार्य करने की। ऐसे व्यक्तित्व तो श्रीमान ललित जी हमारे बीच हैं, उनका हमें हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। अपने युवा और हमेशा पर्दे के पीछे लेकर रहकर काम करना, और ऐसा कह सकते हैं कि वो हमारे इंद्रप्रस्थ केंद्र की नींव की भांति है, जो दृश्य में नहीं रहते, उनका परिचय कराना भी मैं जरूरी समझता हूं। ऐसे हैं अपने युवा श्री तरुण जी। अपने एक क्षेत्र के, और मेरा तो पुराना परिचय है उनसे, जब मैं यहाँ विद्यार्थी संघ की तरफ से, समन्वय का विद्यार्थी परिषद की तरफ से कार्य देखता था, तो जेएनयू के ऐसे प्रोफेसर मुकेश जी अपने बीच में उपस्थित है। उनका भी स्वागत और धन्यवाद। अब वक्तव्य की श्रृंखला में सर्वप्रथम हमारे आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य में प्रोफेसर टंकेश्वर जी हैं। अकादमिक क्षेत्र में उनका अच्छा अनुभव है। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो मंच पर आए और अपना प्रबोधन। धन्यवाद। डॉक्टर किस्मत कुमार जी, सह कार्यवाह उत्तर क्षेत्र, प्रोफेसर मनोज कुमार खन्ना जी, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर मोनिका, मुकेश, ललित जी, तरुण जी और माननीय अजय जी, और सभागार में उपस्थित सभी अध्यापकगण, शोधार्थी और विद्यार्थी। आज इस सभागार में हम एक मंथन कर रहे हैं, और
आज का विषय है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की आधारभूत मान्यताएं। मैं एकेडमिक से जुड़ा हूं, लेकिन इस विषय पर मेरा बहुत कम ज्ञान है। कम इसलिए है कि बहुत कम पढ़ा हूं विषयों को, लेकिन अनुभव जो है वो हो सकता है वो ज़्यादा हो, क्योंकि जो मेरी सीख है वो अनुभव से तो हो सकती है, पढ़ने से नहीं। यही बात हम एकेडमिक में भी यही कहते हैं कि हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए, जिसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं। और ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं, जो सरकार भी हमें कहती है कि बच्चों को इंटर्नशिप कंपलसरी करिए, तो यही हालत मेरी है। और मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे सबसे पहले बोलना है, तो लेकिन विषय कोई भी हो, अध्यापक को उसका ज्ञान होना चाहिए। तो मेरा ज्ञान जो है केवल अनुभव से है। सबसे बड़ी आधारभूत मान्यता जो मैं मानता हूं आरएसएस की, वो है राष्ट्र निर्माण। और राष्ट्र निर्माण है, उसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। ये दूसरी मान्यता। एक तो राष्ट्र निर्माण है जिसमें हर कोई होना चाहिए, हर कोई, सभी, जिसे कहते हैं कि सभी उसमें अपना सहयोग दे। तो अब सभी कैसे किसी एक दिशा में लग सकते हैं, लेकिन ये भी मानना है कि सभी लोग जो है, सभी, हर इंसान में कोई ना कोई गुण है, किसी ना किसी काम का वो आदमी है, ठीक है। तो इसका सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए सभी के लिए, सभी को काम करने के लिए उसको दिशा देनी है, उसके लिए सोचना है क्या वो काम कहाँ कर सकता है। तो मैं ये दूसरी बात कह सकते हैं कि सभी के लिए, सभी से जो है अपना सहयोग दे राष्ट्र निर्माण के लिए, तभी विकास होगा। और सभी दिशा में हो, तभी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, तभी होगा। कोई जरूरी नहीं कुछ क्या कर सकता है, कोई क्या नहीं कर सकता है, लेकिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर सकता है। आप सभी लोग शिक्षा से जुड़े हैं, आपके पास बहुत सारी ऐसी कहानियां भी होंगी जिसके ऊपर आप सोच सकते हैं कि किसकी जो योगदान है कितना महत्वपूर्ण है, चाहे उसका वो दिखे ना दिखे, वो लेकिन एक सही दिशा में काम करने का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और दूसरी बात जो, अब तीसरी बात कहूंगा, पहली तो होगी राष्ट्र निर्माण, उसमें जो सभी का योगदान होना चाहिए। तीसरी बात जो है, जो मैंने अपने अनुभव से सीखी है, इस, क्योंकि मेरे को बहुत सवाल पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि आप कब से जुड़े हैं संघ से, कब से जुड़े हैं, सवाल उठता है कब से प्रवेश है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि जब से बाल्यकाल से नहीं हूँ, जब से होश संभाला है तब से। तो जो होश संभाल के जो बात आदमी करता है वो पक्की होती है, दृढ़ निश्चय की होती है, वो वहीं टिका भी रहता है। तो इसलिए जो है तीसरी बात जो मैंने सीखी है वो सेवा का भाव है। सेवा का भाव जब तक नहीं है हमें, तो मैं समझता हूं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और जब तक आप में ये सेवा का नहीं होगा, करुणा का भाव नहीं होगा, है ना, कंपैशनेट शब्द है उसके लिए, जब तक मन में नहीं है तो आप मुझे लगता है कि हम
इकट्ठे मिलकर कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी वक्त ना किसी को जरूरी नहीं है कि जिंदगी में हर वक्त वो संपन्न रहे, हर वक्त उसके पास सब कुछ हो। कोई ना कोई इंसान कोई इस दुनिया में होगा जिसको आपकी जरूरत होगी। और ये तो है ही नहीं कि हम कहें, मुझे थोड़ा सा वाकया याद आ रहा है कि मेरे एक टीचर ही थे, वो जापान गए तो उन्होंने उनसे पूछा कि वो इतना विकसित देश है, सब काम जो है जापान किसी मामले में बहुत आगे है, तो उन्होंने पूछा कि आप जो है इतने जापान बाकियों देशों से इतना भिन्न क्यों है, आप इतने आगे कैसे हैं? तो उस टीचर ने कहा, कुछ दिन तो उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया, बार बार पूछने पर उसने उससे पूछा कि आप चलिए आप बताइए आप करते क्या है, आप सेवा क्या करते हैं? कहते मेरा तो प्रोफेशन ही सेवा का है, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो टीचर जो है मेरा एक प्रोफेशनल नोबल प्रोफेशन है, मैं टीचर हूँ और इससे ज़्यादा सेवा मैं क्या कर सकता हूँ। और कहता फिर आपका खाना पीना रोटी कैसे चलती है? कहता मैं टीचर हूँ, इसके लिए मुझे सैलरी मिलती है। कहता फिर ये नोबल कैसे हो सकता है? जब आप टीचर हैं, सैलरी लेते हैं, तो ये आपका नोबल काम नहीं है, नोबल प्रोफेशन नहीं है। तो आप प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन जो आपको सेवा का भाव है वो इससे बढ़कर है, जो आपने उसे टीचर रहने के अलावा जो आपने सेवा करनी है, आपका बाकी वक्त जो है 16 घंटे जो है दिन में, जब उससे भी ज़्यादा वक्त होता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या आपकी जो आप अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए या अपने घर के आसपास जगह के लिए क्या करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। यदि आप में सेवा करने की भावना नहीं है कि कैसे आपने आगे बढ़ना है, कैसे आपने दूसरे का कुछ करना है या अपने आसपास की सफाई ही रखनी है, तब तक आप नहीं करेंगे, तब तक जो है कोई देश विकसित नहीं बन सकता। तो ये तीसरी बात है जो हमने जो सीखा कि सेवा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि सर बता रहे थे कि मैं भारत विकास परिषद से जुड़ा रहा तो वहाँ पर सेवा का भाव ही जो महत्वपूर्ण था। तो जो बातें मैंने सीखी मैं वही करूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ा नहीं, सीखा हूँ अनुभव से। तीसरी बात फिर उसमें आता है कि ऑब्वियसली सेवा तभी संपन्न होगी जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। सहयोग जो करना है उसमें वो महत्वपूर्ण है। तो सहयोग जो है एक दूसरे, यदि हमें कोई बड़ी आपदा आ जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो अकेला आदमी क्या करेगा? जब हम इकट्ठे मिलकर सहयोग में एक दूसरे का नहीं कर पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चौथी बात हो गई। उसके बाद भारत है। भारत को हम कैसे देखते हैं? ठीक है, सभी एक दिशा में देखेंगे, सभी एक तरह देखेंगे। यदि हम बट के जिएंगे तो उसमें बात नहीं बनेगी। हमें अपने संस्कारों से बनकर चलना, ठीक है, हमें अपने संस्कार देखने हैं, हमें बटना नहीं है, हमें एक है, इसकी दिशा में काम करना। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है कि कैसे हम जो है एकजुट होकर अपने जो मैं कहूँगा कि जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे पूर्व नीतियों पे हम चलते थे उस पे चले और हम एकजुट कर एक दूसरे का सहयोग दें और सेवा की भावना रखें, तभी जो है हम जो है एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। जो कि आज हम सपना देख रहे हैं कि कैसे हम एक विकसित भारत की तरफ बढ़ना है, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने सभी लोग जो है इन विषयों पर सोचकर आगे बढ़ेंगे। तो इसके अतिरिक्त जो भाव है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हमने सीखा कि किसी चीज़ को यदि आपको देखना है तो ये नहीं है कि मुझे आज क्या दिख रहा है कि आज यदि मैं यहाँ पर कार्य कर लूँ तो ये काम हो जाएगा, ये नहीं रखना है। क्योंकि हमें कल क्या होगा, कल नहीं कि आज के 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल क्या होगा, 20 साल का बाद क्या होगा और 50 साल और 100 साल। ठीक है, तो कम से कम जो आपकी जो दृष्टि है, जितनी दूर आप सोच सकते हैं उस दूरी तक आपको सोचना है।
ये नहीं है कि मैं आज सोचूं कि ये काम हो रहा है तो मेरे उस होने से वो ठीक हो रहा है। यदि मैं 10, 20, 50 साल की विजन को नहीं देख पाता हूँ तो कम से कम कोई तो होने चाहिए जो उस विजन को देखकर उसको समझ पा रहे हो, समझा पा रहे हो, आपको उसको मध्य रख करना है। तो अर्थात आप सभी लोग जहाँ विद्यार्थी है, शोधार्थी है, मेरा कहने का अभिप्राय यही था कि आपको जो है शोधार्थी होना है, अध्ययन करना है। अध्ययन किए बिना यदि हम किसी कार्य को पूर्ण करते हैं वो आज 2, 3, 4 दिन के लिए तो वो ठीक रह सकता है, लेकिन यदि हमें उसे आगे अपने बच्चों के लिए भी, पूर्वजों के लिए भी सब चीज़ों क्या है उनको यदि हमने उनको साथ रखना है तो अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ये हमने मैं कहूँगा कि मैं जब से जुड़ा हूँ इससे मैंने सीखा है। और क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी आप विषय में कहें कि किसी भी देश की स्थिरता या कोई भी आप चाहे प्लैनेट अर्थ की ही बात कर लीजिए, यदि आप उसके भी क्लाइमेट की बात करते हैं और तभी हम उसको कर पाते हैं यदि हम सभी लोग, ठीक है ना, सभी लोग जो है एक दिशा में उसको सोचकर आगे बढ़े और उसके लिए काम करें। महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जो विजन है उसको एक अध्ययन के ऊपर जो है उसको आधारित करें। तो इसी दिशा में मुझे खुशी है कि ये इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र जो है वो सभी विषयों को पहलू में रखते हुए अध्ययन करके आज इस सभागार में इस विषय पर मंथन कर रहा है कि कैसे जो है एक राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए और कैसे जो है हम सभी लोग इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे आशा है कि हम जो असली विषय है वो डॉक्टर किस्मत कुमार जी हमारे सामने रखेंगे और मुझे भी बहुत कुछ और सीखने का अनुभव जो है मेरा कम था वो मुझे प्राप्त होगा। धन्यवाद। से जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं उस ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता। और जैसे कि सर ने कहा कि मुझे इस विषय का ज्ञान नहीं है, लेकिन सर का जो अनुभव है वो इतना विस्तृत है कि हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक है और हम सभी उससे प्रेरणा ले सकते हैं। वक्तव्य की अगली श्रृंखला में हमारे मध्य डॉक्टर किस्मत कुमार जी हैं, लेकिन उससे पूर्व हम कविता पाठ के लिए पीताम्बर जी को आमंत्रित करेंगे कि वो आए और कविता पाठ करें, जिसके बाद हमारा मुख्य वक्तव्य प्रारंभ होगा। दोहराएंगे नहीं। तंत्र है नूतन भले हैं, चिर पुरातन साधना, संग में साकार अनगिन है युगों की कल्पना। तंत्र है नूतन भले, विश्व गुरु यह राष्ट्र शाश्वत, सूत्र में आश्वस्त हो, सभ्यता का हो निकेतन यह सुमंगल भाषणा। तंत्र है नूतन भले, ज्ञान श्रद्धा कर्म तीनों मिल समन्वित रूप हो, वेद से आई अखंडित हिंदू की ध्रुव धारणा। तंत्र है नूतन भले, तीन गुण नवरस सुशोभित, सप्तरंगों का धनुष, ऐक्य अरुवै विद्य की है नित्य
नित्य नूतन सर्जना, तंत्र है नूतन भले ही। सूर्यवंशी चक्रवर्ती, अग्निमुख ऋषि त्यागधन, सच्चिदानंद रूपिणी है हिंदू की परियोजना, तंत्र है नूतन भले ही। विश्वव्यापी सभ्यता हो, सर्वहित का पात्र बन, पूर्ण वैभव ले सतत ही मातृपद युग वंदना, तंत्र है नूतन भले ही, तंत्र है नूतन भले ही। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र दिल्ली एवं नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड दिल्ली विश्वविद्यालय, संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान JNU, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला, संस्कृत विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में समायोजित ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के भारत मंथन 2025 की श्रृंखला के वैचारिक मंथन के इस सत्र में हम सबको सानिध्य प्रदान कर रहे आज कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय प्रोफेसर टंकेश्वर जी, इस वैचारिक सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रोफेसर खन्ना जी, इस वैचारिक मंथन को इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र को निमित्त बनाकर के शोध के जगत में ले जाने के लिए जो टीम काम कर रही है उस टीम के अध्यक्ष माननीय विवेक जी, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय अजय जी, और यहाँ पर इस सत्र में उपस्थित आदरणीय विद्युतजन, प्रोफेसर्स और आत्मीय शोधार्थियों, मैं सर्वप्रथम तो अभी जो माननीय टंकेश्वर जी ने कहा कि मैंने जो कहा वो अनुभव के आधार पर कहा, और मुझे लगता है कि शब्दों को जब अनुभव में ले जाने की यात्रा प्रारंभ हो जाए तो फिर वास्तव में उस संघ के काम की जो मान्यताएं हैं वो समाज जीवन में स्थापित करने का कार्य प्रारंभ हो गया। अभी जैसा बताया कि सत्र में हम सब के सामने जिस विषय पर हम सामूहिक चर्चा करेंगे, कोई एक रखेगा, उसमें मेरी ड्यूटी लगी है और बाकी सब मिलकर के सुनेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आधारभूत मान्यताएं, और हम सबके ध्यान में है कि संघ के शताब्दी वर्ष की यात्रा का यह प्रारंभिक काल है। 100 वर्ष पूर्व नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो काम की कल्पना करने वाले महापुरुष थे, पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी, आज हम संघ की आधारभूत मान्यताओं को पूरी तरह से समाज के सामने रखने में सक्षम नहीं होते। यानी जिस कालखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा प्रारंभ हुई 100 वर्ष पूर्व, आज 100 वर्ष बाद उस काम का जो हम निमित्त बन रहे इस हाल में बैठे हैं, या जो विषय हमारे सामने रखा है कि राष्ट्रीय स्वत्व की यात्रा के, उस जागरण की यात्रा के, उस 100 वर्ष के उन यात्राओं को साक्षी बनने का जो देश और समाज को या दुनिया को जो एक प्रकार से अनुभव प्राप्त हुए, उसके मूल में बात क्या है। हम सब ने प्रातः काल के सत्र में सुना कि किसी भी अच्छे काम की पहले कल्पना नहीं होती है काम क्या शुरू हो रहा है, और जब काम शुरू होता है तो उसको देखने की दृष्टि भी सबकी अलग अलग होती है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रारंभिक काल में भी ऐसा भाव आया, अच्छा डॉक्टर हेडगेवार जी ने काम शुरू किया
शब्द प्रयोग क्या चलता था, हिंदू समाज के संगठन का काम शुरू किया। हिंदुओं का संगठन तो एक अपने आप में ही उस कालखंड में, उसके उत्तर हम शोधार्थी जब पूजनीय डॉक्टर जी की जीवनी पढ़ते हैं तो उसमें हम सबको दिखता भी है कि हिंदुओं का संगठन करना यानी ये तभी होता है जब पांचवा कंधे पर होता है, अन्यथा कोई। तो उस कालखंड की उस यात्रा के पश्चात अब तक उस काम की जो आवश्यकता थी, तो उस समय उस कालखंड में डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि हमको अपने समाज को संगठित करने का काम करना पड़ेगा। यानी हम जब आधारभूत मान्यताओं की बात करते हैं तो पहली बात ही हमारे समाज सामने रखी कि हमारा समाज संगठित और सबल समाज होना चाहिए। और उस संगठित और सबल समाज के आवश्यकता क्यों? क्योंकि उस समय जो वो बात करते थे, उस समय स्वतंत्रता संग्राम का जो कालखंड चल रहा था, हम सब जानते हैं कि 1925 उससे 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पश्चात देश के अंदर एक वातावरण तो आशा का जग चुका था कि अब देश की तरुणाई ने अपनी अंगड़ाई इस प्रकार से ले ली है कि अब बड़ी देर तक इस 7 समुद्र पार से आने वाले लोग इस देश में टिकने वाले नहीं हैं। तो डॉक्टर हेडगेवार जी के मन में प्रश्न ही वही चल रहा था कि इस काम को करने के लिए तरुणाई ने हुंकार तो भर ली है, लेकिन ये फिर से ना आए, इसकी चर्चा उस समय के समकालीन नेतृत्व से सबसे करते थे, क्योंकि खुद वो कांग्रेस में काम करते थे। कांग्रेस यानी उस समय का देश की स्वतंत्रता संग्राम को चलाने वाला एक कॉमन प्लेटफॉर्म, सब उसी पर काम करते थे। तो डॉक्टर साहब भी कांग्रेस में ही काम करते थे उस समय भी। और बड़े प्रमुख लोगों से मैं यहाँ स्टॉल पर देख रहा था, बाहर वो पुस्तक विद्यमान है यहाँ पर, नरहरि नारायण पालकर जी की जो पहली और विस्तृत जीवनी अभी भी जो देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत है वो यहाँ स्टॉल पर लगी है। उसमें उन प्रसंगों का, डॉक्टर साहब की वार्ताओं का उल्लेख है। तो सब उस समय के राष्ट्रीय नेतृत्व जो स्वतंत्रता संग्राम में लगा था, उसका जवाब यही होता था कि वे एक बार अंग्रेजों को जाने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब का प्रश्न था कि अंग्रेज तो पहले थे नहीं, अब ये चले जाएंगे फिर अगला कोई नहीं आएगा, इस बात की क्या गारंटी है? हमको तो चिंतन अब उस दृष्टि में ले जाना पड़ेगा। कभी भगाओगे फिर आएंगे, फिर भगाएंगे फिर आएंगे, ये अपने देश में कब से चल रहा है ये? तो उसका उल्लेख तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब भारत के संविधान को अपना देश स्वीकार करा था 25 नवंबर 1949 को, जो उनका भाषण हुआ उस ग्रंथ में, उसमें उसका संकेत वो कर रहे हैं। और उसमें स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पश्चात अपने देश के जीवन रचना में जो एक प्रकार से गिरावट आई, यानी समाज के अंदर जो गिरावट आई, हमले तो उससे पूर्व भी हुए। और उसका उल्लेख हम विद्यार्थी जीवन से अपने अपने हर क्षेत्र में पढ़ते हैं। शक आए, हूण आए, क्षण आए, कहां गए? कभी वापसी का जिक्र नहीं आता, वापस भेजे। क्यों? समाज सबल था, हाजमा दुरुस्त था। तो उस समाज ने उन विदेशी शक्तियों को भी अपने देश के अंदर पचा लिया, उनको एडजस्ट ही कर लिया। वापसी का कहीं नाम ही नहीं है, जिक्र नहीं आता इतिहास में उनका। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसका प्रसंग का अपने उस संबोधन में वर्णन करते हैं कि तब से पश्चात उसके बाद जो जो फोर्सेस हमारे देश में आई, उन्होंने हमारे देश के सोचने के तरीके बदल दिए। ये जो स्वत्व की बात करते हैं हम, स्वत्व के जागरण की जो बात करते हैं, वो क्या है? यानी समाज ने अपने आप को जिस अवस्था में ढाल लिया, उस अवस्था से अगर बाहर नहीं निकाला तो उनका एक सामान्य सा उत्तर था, ये जो देशभक्ति ना अंग्रेजों को भगाने के विरोध की है, ये नेगेटिव अप्रोच है। हमको सकारात्मक ढंग से फिर से कोई इस देश की ओर देखने का, कुदृष्टि डालने का इस देश पर कोई दुस्साहस ना कर सके, हमें अपने समाज को उस अवस्था में खड़ा करना पड़ेगा। तो उनको पहली प्राथमिकता ये उस समय लगी कि अपने से हिंदू समाज के बारे में जो दुनिया के सामने जो एक चित्र रखा जाता है, उस समाज को फिर से खड़ा करना पड़ेगा, उसको सबल करना पड़ेगा। नहीं तो जो समाज सबल नहीं होता, प्रतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ता है। हम सब अनेक प्रसंगों में हम शोधार्थी हैं, हम पढ़ते होंगे जब विवेकानंद विशेष यात्रा पर जाते हैं तो बोलते हैं कि विदेश में भले ही मेरा मान, लेकिन मेरा देश उस समय प्रतंत्रता के काल से गुजरा था, उसका कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर जो बोध उसका दिखता था। तो मुझे बड़ा विद्वान आया दुनिया को ज्ञान देने वाला, लेकिन अपना देश तो कैसा चल रहा है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का प्रसंग आता है एक प्रसंग पर कि वो कहीं विदेश में विद्यार्थियों ने बहिष्कार ही कर दिया। इस विद्वान से हमने क्या बात सुननी है जिस विद्वान का खुद का देश ही अभी स्वतंत्रता के काल से गुजर रहा है। छत्रपति शिवाजी का प्रसंग आता है, उनके पिताजी बीजापुर की सुल्तान वहां सल्तनत में
वो अपमानित होते हैं वहां पर उनको, लेकिन सबल समाज के दृश्य भी उसी कालखंड में छत्रपति शिवाजी दिखाते हैं जब वो अपने राज्यारोहण को करते हैं। जब उनका राज्यारोहण होता है तो बीजापुर का सुल्तान गिफ्ट भेंट करने के लिए उनके दरबार में खड़ा हो जाता है करके। समाज की सामूहिक शक्ति का प्रकटीकरण, और उस समाज की सामूहिक शक्ति का प्रकटीकरण के कुछ दृश्य आज हम अपने जीवन काल में भी अभी देख रहे हैं। वो पिछले 100 वर्षों की यात्रा में वो अवस्थाओं से हम अभी पिछले 10-15 वर्षों में गुजरे, यानी समाज की सबलता का एहसास शासन वो करता है जो समाज के मन में होता है। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी को लगा मुझे समाज के मन को खड़ा करने का काम करना पड़ेगा, और समाज के मन को अगर खड़ा करने का काम, यानी शिक्षा जगत के अंदर जो सॉफ्टवेयर बदलने के काम, जो षड्यंत्र रचे गए, उसको भी फिर से ठीक करना पड़ेगा, और जो बाकी दृश्यों में एक प्रकार से प्रयत्न किए गए उन दोनों तरफ से उस काम को करना पड़ेगा। तो सबल समाज के दृष्टिकोण यानी शासन को लगता है, जिसको हम राजपथ के नाम से जानते थे, शासन को लगा नहीं, राजपथ भी स्वतंत्रता का संकेत लगता है तो उसका कर्तव्य पथ होना चाहिए। और उस नाम का कर्तव्य पथ से संतोष नहीं हुआ तो लगा कि कर्तव्य पथ भी अभी अधूरा रहेगा। समाज की भावनाएं राष्ट्रीयत्व की दृष्टि से इतनी जागरूक हो रही हैं, उस पर सुभाष चंद्र बोस को विराजमान होना चाहिए। इसलिए सुभाष चंद्र बोस को विराजमान करके कर्तव्य पथ पर उस काम को पूरा किया। डॉक्टर हेडगेवार जी जो सोचते थे वो 100 वर्षों के उस कालखंड के अंतराल की समाप्ति पर सबल समाज जैसा होता है, उसके मन में जो चित्र होते हैं, सरकार शासन तंत्र वैसा करने के लिए सिद्धता की ओर बढ़ते। इसलिए चाहे उरी की घटना होती हो, चाहे उसके बाद हमारे यहाँ कोई आतंकवादी घटना होती हो, तो उसके बाद समाज को लगता है तो भारत का शासन तंत्र, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और अभी पहलगाम की घटना के बाद सारी दुनिया को मालूम है कि भारत के समाज के अंदर जो कुलबुलाहट चल रही है, जो चर्चा चल रही है, वो किसी ना किसी दिशा में अपने आप को प्राप्त करके पूरी दुनिया को संकेत देने वाली है। सबल समाज के उदाहरण 100 वर्षों की यात्रा में डॉक्टर साहब ने जो सोचा था उसका एक छोटे छोटे संकेत, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो प्रारंभिक वेला है, और हो सकता है अभी कभी लगता है किसी घटना के कारण वो तात्कालिक परिदृश्य दिखते हों, लेकिन हमारे देश के सामने, हमारे समाज के सामने सबल समाज के प्रसंग तो दिखते ही हैं। इजराइल ने 1200 लोगों, चर्चाएं एकेडमिक जगत में भी हैं और सामाजिक जीवन में भी हैं, शासन तंत्रों दुनिया भर में है, 1200 लोगों की खातिर कल फिलिस्तीन का जो प्रमुख है वो अपने हमास को बोल रहा है कि छोड़ते क्यों नहीं इनको, अभी जितने बच गए 50,000 लोग समाप्त कर दिए इजराइल ने। राष्ट्रीयता के भाव पर जिसने उनके ऊपर हमला किया, पूरी दुनिया अपने अपने दृष्टिकोण से उस सारे राष्ट्र को देखने की आवश्यकता आज भी अनुभव कर रही है। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने सबल समाज के उदाहरण, लेकिन उसके पीछे अपने देश की दृष्टि अलग से रखी। उन्होंने कहा कि हम हिंदू समाज का संगठन करना है। अब सबसे पहला बड़ा काम हमारे शिक्षा जगत के एकेडमिक फील्ड में किया गया कि इस हिंदू शब्द को ही प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में खड़ा कर दिया जाए, यानी सबल समाज का जो मूल है उस मूल पर ऐसा प्रहार करो, उसके बदले में लोग शब्द ढूंढें। और पढ़े लिखे व्यक्ति जब हम कभी व्यक्तिगत संगत की पद्धति के कारण मिलने जुलने के लिए जाते हैं, उनसे बात करते हैं, ये आरएसएस हिंदू या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार के नाते, यानी उस पढ़े लिखे व्यक्ति से जब हम व्यक्तिगत संपर्क वार्तालाप करने के लिए जाते हैं तो उसके मन में उस हिंदू शब्द को लेकर के, और वो उन चर्चाओं में हमारे सामने रखता है हमको इंसानियत की बात करनी चाहिए, हमको रूहानियत की बात करनी है, हमको मानवता की बात करनी है। यानी हिंदू शब्द, हिंदू समाज का जो बेसिक फिलॉसफी है उसके शब्दों को बदल करके दुनिया के सामने रखना प्रारंभ कर दिया। आज डॉक्टर साहब ने उस सबल समाज के मूल में हिंदू यानी क्या, उस बात को जब हम बड़े अध्ययन के नाते हम सबके सामने रखते हैं तो हमारे यहाँ एक कविता का उसका एक प्रसंग हम सुनते हैं, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नाम पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, तन मन हिंदू जीवन हिंदू रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू बोलते किसको हैं? यानी हिंदू तर्क का नाम है, हिंदू तथ्य का नाम है, हिंदू प्रतीक्षा का नाम है, और हम अपने जीवन में उसको सहज रूप से उसको जीते हैं। इसलिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1995 में हिंदुत्व की उस परिभाषा को बोलता है, हिंदुत्व यानी ये भारत के जीवन, भारत के लोगों का जीवन जीने का ढंग है,
तरीका है और उस तरीके के आधार पर हम उसके प्रयोग घरों में करते हैं कि रात्रि को अगर पौधा सो भी गया तो उस पौधे के सोने के बाद उससे फल लेने का हमारे यहाँ कहा कि अभी आराम से बैठे रहो, पौधा सो गया है। जिस चिंतन के, जिस समाज के वाहक पेड़ पौधों की भी सोने की चिंता करते हो, उस सारी दुनिया के लिए सुख और शांति की गारंटी क्यों नहीं हो सकती? डॉक्टर जी ने उसी समाज के उस स्वत्व को खड़ा करने के लिए, लेकिन बाद में कुछ संकेत भी है, समाज अगर इतना इस भाव से सारी दुनिया के बारे में चिंतन करता है, लेकिन अगर देश और समाज के सामने कुछ संकट खड़े करता है तो वैसे प्रसंग भी भरे पड़े हैं। देश और समाज के लिए संकट बनने वाले रावण जैसे उस व्यक्तित्व को भी, जिसको विद्वान क्या क्या उसके अंदर प्रतिभाएं थी, लेकिन एक मातृशक्ति के ऊपर हाथ डालने का अगर उसने प्रयत्न किया, सारी लंका को आग लगा करके रख दी, आग लगा जला करके आगे, और उसके बाद अपने भारत के जीवन मूल्यों को फिर से दुनिया में प्रतिस्थापित किया। दोनों प्रकार की चीजें दिखती है संघ में। उसी भाव को लेकर के हम आधारभूत मान्यताओं में हमारा समाज सबल होना चाहिए, हमारा समाज सक्षम समाज होना चाहिए और स्व के आधार पर चिंतन करने का जो उसका आवश्यक जो तंत्र है, उसके आधार पर हमको आगे बढ़ने का जो, और उसके लिए उन्होंने निमित्त बनाया, उस हिंदू समाज के अंदर हमको व्यक्ति निर्माण की वो प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़ेगी। और वो प्रक्रिया ऐसे व्यक्ति खड़े करेंगे, उन व्यक्तियों के आधार पर हम समाज जीवन में परिवर्तन लेकर के आएंगे। आज हम 100 वर्ष की यात्रा में समाज जीवन में अनेक, दुनिया भर में एक से बढ़कर एक, उस यात्रा से निकले हुए, उस विचार के अंदर से निकले हुए उन व्यक्तियों के द्वारा जो काम प्रारंभ किए, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थानों को जिन्होंने प्राप्त कर लिया। लेकिन काम क्या किया संघ ने? कई लोग बोलते हैं संघ ने विद्या भारती, संघ ने किसान संघ, संघ ने नहीं किया। संघ ने केवल व्यक्तियों को खड़ा किया। समाज के मन को खड़ा करने का काम वो व्यक्ति करता है। उस व्यक्ति के अंदर उन गुणों को भर करके उसने समाज के अंदर उन्हीं बातों को समाज जीवन में स्थापित करने का जो काम किया। इसलिए डॉक्टर साहब ने उस कालखंड में जो हमारे सामने बात रखी, वो क्या रखी कि अपने समाज को सबल बनाने के लिए 3 वाक्य प्रयोग किए। एक किया, भारत हिंदू राष्ट्र है। मुझे लगता है कि हिंदू शब्द को लेकर के जो भ्रम उत्पन्न किए गए शताब्दी वर्ष की इस यात्रा के प्रारंभिक बेला में शिक्षा जगत में, एकेडमिक जगत में, हिंदू किसको बोलते हैं? तो मैं कई बार बोलता हूँ, ये भक्ति और शक्ति का जो मेल है वो हिंदू है। ये जो भक्ति और शक्ति दोनों प्रकार से जो चिंतन करता है और समाज को खड़ा करने का जो काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया में, उस शाखा के अंदर, उसके अंदर उसी भाव को जो भरने की वृत्ति का काम किया जाता है, उसके आधार पर वो काम होता है। दूसरी बात बोली, शक्ति द्वारा सब काम हो सकते हैं। हमारे यहाँ पंजाबी में कहावत है, दुनिया मंदी जोरानू लख लानत है कमजोरानू। कोई नहीं बात पूछता उसकी, गांव मोहल्ले गली में सब देखते हैं कि जिसके बाद थोड़ा बहुत सामर्थ्य है, सब उसके घर में हाजिरी लगाना पसंद करते हैं। ये प्रैक्टिकल है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने ही बोला है कि अपने समाज को आज, जिस दिन भारत के उस समाज के अंदर स्वत्वों के जागरण का भाव आ जाएगा, वो विचार जग जाएगा, उसका प्रकटीकरण हम अपने दैव योग से अपने जीवन काल में देख रहे हैं। उस शताब्दी वर्ष में संघ के शुरू में नहीं थे, लेकिन हम अपने जीवन काल में उन प्रसंगों को होता हुआ देख रहे हैं। यानी उस व्यक्ति के आधार पर शुरू के कामों के आधार पर समाज ने उस अंगड़ाई को लेना स्वीकार कर दिया है। इसलिए 1528 में भारत के मूल स्थान चिंतन पर, यानी भगवान राम के जन्म स्थान पर उन्होंने प्रहार किया। हम तो 40 साल पहले, यानी संघ का कार्यकर्ता विचार के नाते स्वतंत्रता के बाद उस प्रसंग से जुड़ा, और 1528 से हिंदू समाज संघर्ष कर रहा था। यानी संगठन के बल पर समाज में परिवर्तन होता है, वैसे व्यक्ति खड़े करने पड़ते हैं। उस व्यक्तियों के आधार पर खड़े किए कि उस समाज ने, हिंदू समाज तो 1528 से संघर्ष कर रहा था, लेकिन 1528 से संघर्ष करते करते जैसे ही उसमें ऐसे व्यक्तियों का समूह, संपूर्ण देश जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ऐसे सारे देश की धरती को एक करते हुए संपूर्ण समाज ने उसको अपना आत्मिक विषय माना। और हमने अपने जीवन काल में उस प्रसंग पर, जिसको सोचते थे 20 साल पहले, मुझे लगता है 15-20 साल पहले अगर हम सब लोग अनुभव करते होंगे, किसी को लगता नहीं होगा कि भारत के अंदर भगवान राम के जन्म स्थान पर फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण हम अपने जीवन काल में देखेंगे। लेकिन हिंदू समाज की उस शक्ति, उसके अंदर जो वो भाव, ऐसे व्यक्तियों का समूह पूरे देश में खड़ा करता होता चला गया, जिसने समाज को साथ लेकर के, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समाज को सबल करने के लिए उसने नहीं कहा कि संघ कर रहा है इस काम को, संघ ने समाज को ऐसे व्यक्ति दिए, उन व्यक्तियों ने समाज ने अंदर उस विचार को फिर से भरने का काम किया। उस विचार को, संघ को कभी नहीं लगता कि आज भी बोलेंगे भी हमारे कारण हुआ, संघ के कारण नहीं हुआ, वो किया समाज नहीं है, लेकिन उस समाज के अंदर उस वृत्ति के जागरण का काम
उस तंत्र ने किया। उसके आधार पर हम सब ने देखा कि 2 वर्ष पूर्व भारत के प्रधानमंत्री भेंट लेकर के संपूर्ण समाज की ओर से साष्टांग रामलला को प्रणाम करने के लिए उसके दरबार में पहुंचे। सारी दुनिया के अंदर उस एजेंडे को हम देखते हैं। सबल समाज के पृष्ठभूमि के पीछे जो व्यक्ति के निर्माण की जो कल्पना है, मुझे लगता है उसको हमको बारीकी से एक प्रकार से समझने का एक अवसर है। दूसरा बिंदु आता है संघ कार्य परिस्थिति निरपेक्ष है। हम सब जानते हैं 1925 में सब काम किया और सब लोगों ने उसके अंदर अलग अलग प्रकार से उसके प्रश्न खड़े, उपेक्षा की, पता नहीं अब क्या लगे करने, कैसा काम, कैसे व्यक्ति खड़े करेंगे, कैसे समाज का संगठन करेंगे। और उस समाज का संगठन खड़ा करेंगे जिसके अंदर तरह तरह के भेद है, क्षेत्र का है, जाति का है, भाषा का है, वो खड़ा करें, उसको खड़ा करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि उसकी उपेक्षा के बाद भी आपने यहाँ कहा कि हमारा काम व्यक्ति निरपेक्ष नहीं, हमारा काम क्या है, परम वैभवम नेतु मेतक स्वराष्ट्रम। और संघ की प्रार्थना में अंतिम पंक्ति गई, भारत माता की जय, और कुछ नहीं चाहिए। और परिस्थिति निरपेक्ष रहेगा। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आएगी, हम सब उस यात्रा के अध्ययन करते हुए कुछ प्रसंग ढूंढ भी सकते हैं उसमें से, कि पहला प्रतिबंध तो संघ पर 1932 के आसपास अंग्रेजों के उस महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के शासनकाल में कर्मचारियों को संघ में नहीं जाना चाहिए। और जो हमारे बीच में कई बंधु बैठे उन्होंने बारीकियों से उन विषयों का अध्ययन भी किया होगा। लेकिन जब उनको लगा कि संघ के उस काम का प्रभाव इतना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हो गया है, उनको स्वयं विधानसभा से प्रस्ताव वापस लेना पड़ा है। इन उस कालखंड में भी अभी हम एक प्रकार से अंग्रेजों के शासन से दूर बाहर नहीं छूटे थे। लेकिन दैव योग से जब देश स्वतंत्र हुआ तो 1948 में हम सब उसके तंत्र के साक्षी हैं, उन प्रसंगों के साक्षी हैं कि हमको 1948 में गांधी जी के हत्या का एक आरोप लगा करके संघ को प्रतिबंधित किया गया उस कालखंड में। लेकिन देश के सामने फिर से सत्य सदा विजयी होता है, हम ऐसा मान करके चलते हैं। तत्कालिक रूप से आप कोई भी किसी भी प्रकार का नैरेटिव रखा जाए, गांधी जी हत्या से पूर्व तो पहले संघ के किसी कार्यक्रम को कुछ दिन पूर्व संबोधित करके दिल्ली में गए, तो संघ का भाव ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जब बाद में उसका देनी। उस कालखंड में भी संघ की गति काम की वो रुकी नहीं है। और 1975 का जो प्रतिबंध संघ के ऊपर आया, वो तो हम सब जानते हैं कि एक प्रकार से भारत के संविधान द्वारा स्वीकृत लोकतंत्रात्मक ढांचे को ही तबाह करने के लिए वो व्यवस्था ला दी गई। लेकिन संघ ने पूरे समाज के साथ मिलकर के जो आपातकाल के विरोध का आंदोलन, पूरे देश के नेतृत्व ने सबने ऐसा स्वीकार किया उस समय, और संघ उसकी रीढ़ की हड्डी बन करके समाज को आगे रखते हुए हमने उस लोकतंत्रात्मक शासन को फिर से समाज के सामने लाने के लिए उस प्रतिबंध की भी एक प्रकार से धज्जियां उड़ गई उसकी। 1992 में हम सब जानते हैं कि वो तो एक प्रकार से नाम मात्र का समाज साथ था। और हर कालखंड में हमने अपने जीवन काल में देखा संघ के काम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी उसका काम बढ़ता ही गया। परिस्थिति निरपेक्ष क्या, व्यक्ति निरपेक्ष क्या, कि परिस्थितियां जैसी भी आई उस संगठन के सामने, लेकिन परिस्थितियों को नेतृत्व ने इस प्रकार से संभाला कि उसके ऊपर जो वहां संघ की शाखा में वो संस्कार लेता था। डॉक्टर साहब ने उस जमाने में कहा, अंग्रेज भले हमारे काम को, मिलन को, दैनिक शाखा को प्रतिबंधित कर रहे होंगे, लेकिन हम शाखा तो बाहर दिखाने वाला काम है। ये तो गुण निर्माण का काम है कि सामूहिक मिलकर के कैसा काम करना। इस काम को तो मैं सामूहिक किसी एक कमरे में बुला लूंगा, रात को इकट्ठे सोएंगे, सुबह भेज देंगे, हम तब भी संगठन को फिर से खड़ा कर देंगे। यानी हमारा काम सदैव परिस्थिति निरपेक्ष रहेगा। ये कोई सोच करके चलेगा कि हम उस काम को अपने अनुकूल कहीं बदलने के लिए मजबूर करेंगे, तो वो नहीं हो सकता। यानी अपने काम के ऊपर एक प्रकार से किसी भी प्रकार का परिस्थिति निरपेक्ष, किसी के विरोध का भी नहीं होगा। कभी कभी हम हिंदू समाज का संगठन करते हैं और उस चर्चा को ले जाते कभी मुस्लिम, कभी ईसाई विरोधी भी हमारी बातचीत में निकल करके आता है। तो ध्यान में क्या आता है कि समाज जब कमजोर हो गया, उस समाज की कमजोरी को दूर करने के लिए डॉक्टर हेडगेवार जी ने संगठन का काम शुरू किया। तो ये सोच के नहीं कि अभी हमको मुस्लिम और ईसाई समाज का विरोध करना, हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। हमारे शरीर के अंदर जो एक प्रकार से रोग प्रतिकारक शक्ति हो ठीक रहेगी। हम घर में एक्सरसाइज करते हैं, हम घर में कुछ और काम करते हैं, तो इसलिए करते हैं ना हमारा शरीर स्वस्थ रहे। डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस आधार पर, ताकि फिर हमारे शरीर को ऐसी कोई बीमारी शिमारी आकर के बाहर से को घेर ना सके, मुझे उस रचनात्मक काम को नहीं, किसी के विरोध के लिए, किसी परिस्थिति के सापेक्ष बनाने के लिए, वो हमको उसको काम को करने के लिए एक प्रकार से वो मूल अवधारणाओं में भी अपना काम परिस्थिति निरपेक्ष रहेगा। और इसलिए संघ के बारे में 1916 का एक प्रसंग बताते हैं। त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती जी, आपने नाम सुना होगा। अनुशीलन समिति के जो बंगाल की एक समिति थी राष्ट्रीय आंदोलन की, उसमें क्रांतिकारी त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती जो समिति के अध्यक्ष थे।
उनका और डॉक्टर हेडगेवार जी का वार्तालाप है। उस पुस्तक में उसका उल्लेख है। 1916 का प्रसंग है। डॉक्टर हेडगेवार उनसे उस समय चर्चा करते थे। वो बोलते थे कि अपने देश को एक प्रकार से समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति खड़े करने पड़ेंगे जो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने देश के काम को प्राथमिकता के आधार पर उच्च स्थान पर रखें। उनके जीवन में एक प्रकार से एकात्मता का बोध और वो काम चले गए नहीं। त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती बोलते कि उन्होंने कहा कि स्वराज्य प्राप्ति से सारा मामला हल नहीं होने वाला। आज स्वतंत्रता के 75 साल हो गए, संघ का शताब्दी वर्ष हो गया, तो आज भी वो शब्द हमको लगता है कि ये काम तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक हिंदुस्तान का मनुष्य अच्छा नहीं होता, व्यक्ति अच्छा नहीं होता। यानी संघ के निर्माण को लेकर के जो चर्चा आती है कि कई बार किसी के विरोध के लिए किसी परिस्थिति नहीं, वो एक रचनात्मक काम था, वो एक सकारात्मक काम था कि व्यक्ति को ठीक करने का, और उस व्यक्ति को ठीक करने का काम डॉक्टर हेडगेवार ने नहीं सोचा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जिस भाषण का मैंने जिक्र किया, उस भाषण में भी उस प्रसंग का वो उल्लेख समान स्थिति में करते हैं। हम सब ने अगर वो पढ़ा होगा तो उसमें चर्चा क्या आती है कि भारत का संविधान पर चर्चा हो रही थी कि हमारा संविधान अच्छा है या बुरा है, ये कैसा है, इस पर चर्चा चल रही थी। और उसी भाषण में उसका उल्लेख है कि भारत का संविधान अच्छा लिखा, छोटा लिखा, बड़ा लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है? अगर देश के लोग अच्छे हुए और संविधान के लिखने में 2-4 बातों की गड़बड़ भी होगी, तो जिस देश के लोग अच्छे होंगे, जिस देश का समाज अच्छा होगा, वो समाज उस खराब संविधान को भी ठीक कर लेगा। अन्यथा अच्छा बढ़िया लिखा हुआ संविधान भी अगर वहां का समाज, वहां का व्यक्ति जो है उसका चिंतन गड़बड़ हुआ तो बढ़िया लिखा हुआ, यानी डॉक्टर हेडगेवार जी के और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस चिंतन के धरातल पर जब हम सोचते हैं 100 वर्ष बाद उस काम का जो एक प्रासंगिक था कि संघ का काम परिस्थिति निरपेक्ष रखने के लिए एक मौलिक काम उसके सामने रखा कि वो काम हमारे सामने भारत की भक्ति और समाज की शक्ति को सामने खड़ा करने के लिए रखा। एक अंत में एक बिंदु और उसमें साथ जुड़ता है, रचनात्मक कार्य, उसके लिए एक व्यक्ति को खड़ा करना और देश में उसके जो परिवर्तन दिखते हैं। अपने देश के अंदर कई बार बोलते हैं कि जाति भेद ये सब दिखता है, संघ के काम की उस रचनात्मकता के प्रयोग दिखते हैं कि पहली बार 1969 में उडुपी के सम्मेलन में देश के सभी शंकराचार्यों को भारत की एक सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए चारों शंकराचार्यों को पूजनीय गुरुजी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे, एक मंच पर बिठाते हैं और सारे समाज को कि हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, हिंदू समाज को बीमारी जो लग गई है उस बीमारी का इलाज करने के लिए हमको समाज को एक रचनात्मक काम की दृष्टि से आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसके आधार पर उन्होंने अपने जीवन में व्यक्तियों ने अपने आधार पर सामाजिक समरसता, तो प्रयोग क्या शब्द क्या प्रयोग किया, एक रस, समरस, निस्वार्थी और दोष मुक्त समाज, जिसके अंदर कोई समाज ना हो, ऐसे समाज के उस परिदृश्य को खड़ा करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की जो यात्रा है, हम सब अपने जीवन काल में उसके प्रभाव देख रहे हैं। और उसी यात्रा के प्रभाव के कारण हम सब जानते हैं, कुछ प्रसंगों का अगर मैं उल्लेख करूं तो बहुत बड़े परिवर्तन अपने देश के अंदर भी कभी जाने अनजाने में कुछ लोग विरोध करते हैं। संघ का काम किसी के विरोध का काम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग समझते, कुछ नहीं समझते, कुछ समझ करके भी उसका विरोध करते हैं। ऐसे 3 प्रकार के लोग हमको मिलते हैं। कुछ को हम समझा नहीं पा रहे, कुछ को हमको लगता है अभी शक्ति की जरूरत है, थोड़ी शक्ति बड़ी होगी तो उसके पास सब हाजिरी लगाना प्रारंभ करेंगे। उसके थोड़े छोटे सिम्टम हमको अभी दिखते भी हैं कि अंतर मन में कुछ है, लेकिन उनको लगता है कि इधर जाना चाहिए। अब ये पूरी दुनिया का केंद्र आज विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक वैचारिक अधिष्ठान के केंद्रीय विचार में आकर के संघ के विचार कार्यकर्ताओं ने खड़ा कर दिया है। उस चिंतन को हमने अब से नहीं जिया, हम पूरी यात्रा में जीते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था गांधी जी की हत्या का, संघ को 8 फुट नीचे गाड़ दूंगा जमीन के लिए, हम सब जानते हैं। लेकिन संघ का काम कैसा है? संघ का काम रचनात्मक काम है। संघ का काम भारत की भक्ति का काम है और समाज को संगठन करने की शक्ति का काम है। इसलिए वही प्रधानमंत्री अपने जीवन काल में जिसको ये बोलते थे कि उसको 7 फुट 8 फुट जमीन के नीचे गाड़ देंगे, वही प्रधानमंत्री 26 जनवरी 1963 को 1962 चीन के आक्रमण के पश्चात, यानी उस युद्ध के पश्चात दिल्ली के भारत की सेनाओं के साथ गणतंत्र दिवस पर उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आमंत्रित करते हैं कि आइए और भारत की तरह संघ की उस रचनात्मकता ने और सर्वश्रेष्ठ काम ने
ऐसे व्यक्ति जीवन भर विरोध किया। दूसरा उदाहरण तो आप सबके ध्यान में भी ताजा ताजा दिखता है, भारत के जो राष्ट्रपति रहे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी, गृह मंत्री थे तो ऑन संसद के रिकॉर्ड पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, लेकिन संघ के निकले हुए व्यक्तियों के संपर्क के कारण, यानी व्यक्तियों के मन बदलते हैं, समाज के मन बदलते हैं और देश के नेतृत्व के मन भी बदलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा काम रचनात्मक काम है, किसी के विरोध का काम नहीं है, हम चले रहते हैं अपने काम पर, और उस काम के आधार पर वही भारत के राष्ट्रपति नागपुर में जाकर के डॉक्टर हेडगेवार जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। ऐसे प्रसंग हम अभी कुछ जीवन काल में भी देख रहे हैं। और अब्दुल कलाम जी के बारे में तो प्रसंग ही आता है कि वो शक्ति के वैसे ही उपासक थे। जब पोखरण का विस्फोट हुआ तो पत्रकारों ने उनसे पूछा है, ये आपकी दृष्टि बड़ी विध्वंसकारी है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पूछने वाले पत्रकार जन्म से हिंदू थे और जवाब देने वाले भारत के राष्ट्रपति उस समय वैज्ञानिक थे और जन्म से एक प्रकार से मुस्लिम परंपरा से जुड़े हुए थे। तो पूछने वाले बोल रहे थे कि आपकी सोच विध्वंसात्मक है, आप डिस्ट्रक्टिव सोच रखते हैं, इसलिए भारत के आपने एटॉमिक परीक्षण ये रिकॉर्ड पर है। उनका उत्तर उसमें रिकॉर्ड में बोला, नहीं, मेरी दृष्टि जो है वो विध्वंसात्मक नहीं है, मेरी दृष्टि से मैं गीता का उपासक हूं और गीता ने कहा है शक्ति ही शांति का आधार है, जो डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा है। और मैं उस गीता के उस वाक्य को स्थापित करने के लिए भारत को शक्ति संपन्न कर रहा हूं, ताकि भारत में ही नहीं सारी दुनिया में सुख और शांति की गारंटी भारत दे सके। आज जीवन काल में हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जिसको बोलते हैं कि संघ आज भी प्रासंगिक है। संघ आज कैसे प्रासंगिक है? डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1920 में जब वो कांग्रेस का काम करते थे और कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव लाने का वर्णन वो जिक्र करते हैं कि कांग्रेस को एक प्रस्ताव लाना चाहिए, यानी डॉक्टर हेडगेवार जी का जो चिंतन था वही संघ का चिंतन आज भी कैसे प्रासंगिक दिखता है, उसको मुझे लगता है आज इस विषय पर हमको शताब्दी वर्ष की यात्रा में प्रारंभिक वेला पर समझना आवश्यक लगता है। तो उस कालखंड में उस चिंतन को वो वहां कांग्रेस के अधिवेशन में उस शब्द को वहां रखते हैं कि हमको कांग्रेस का जो प्रस्ताव हमारे सामने आया है उस प्रस्ताव को कांग्रेस को अमेंडमेंट करने चाहिए उस प्रस्ताव को, और उस प्रस्ताव के शब्द बताए कि कांग्रेस का उद्देश्य भारतीय गणतंत्र की स्थापना करना एवं पूंजीवादी अत्याचारों से राष्ट्रों को मुक्त करना, यानी डॉक्टर हेडगेवार जी के चिंतन में पूरी दुनिया की उस कालखंड में 1920 की बात है, सन 1925 में शुरू किया। वो 5 साल पहले आगाह कर रहे सबको, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, हमको सशक्त इसलिए बनना है। सारी दुनिया के अंदर उस समय जो आंदोलन चल रहे थे 1917 का या पूंजीवादी आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, हमको इनसे सारे राष्ट्रों को मुक्त करने के लिए अपने तंत्र को खड़ा करना पड़ेगा। ऐसा चिंतन रखने वाले डॉक्टर हेडगेवार जी के संघ में शताब्दी वर्ष में अभी एक संकल्प पारित हुआ बेंगलोर की प्रतिनिधि सभा में। वो आज भी मैं मतलब वो वर्णन इस प्रकार से रख रहा हूं कि वो आज भी प्रासंगिक है। डॉक्टर हेडगेवार जी का चिंतन उस समय भी वैश्विक था, हिंदू समाज का चिंतन उस समय से नहीं हजारों सदियों से उसको हम बोलते हैं वो वैश्विक है। तभी तो हम वो वाक्य प्रयोग करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। कहीं ये नहीं बोलते मेरे आस पड़ोस में सब सुख की कामना करनी। वसुधैव पूरी दुनिया को अपना परिवार मान करके जिस समाज के लोग उस चिंतन को लेकर के चलते हैं, संघ ने शताब्दी वर्ष में वो संकल्प लिया है और डॉक्टर हेडगेवार जी को चिंतन यात्रा के जो आज भी प्रासंगिक रखता है, विश्व शांति और समृद्धि के लिए समरस और संगठित हिंदू समाज का निर्माण। ये हम सब के सामने अब आने वाले कालखंड में संघ और समाज मिलकर के, संघ की विशेषता क्या है कि संघ स्वयं अपने नाम पर कुछ नहीं करता, स्वयंसेवक को खड़ा करेगा समाज के साथ मिलकर के। ये संघ के काम का वैशिष्ट है। ये स्वयंसेवक संघ उस काम को अपने नाम को बड़ा करने के लिए नहीं करता। अभी एक वर्णन जिक्र आया हमारे बीच में कि संघ का काम किस लिए करते हैं। कभी कभी लगता है कि संघ का नाम बड़ा होना चाहिए और कभी कभी वो अहंकारवश हमारा आरएसएस हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कल्पना कारकों के मन में वो चित्र ही नहीं था। वो चाहते थे कि भविष्य में अपना समाज इतना सबल, इतना सशक्त और इतना समर्थ बन जाए कि भविष्य में अगर उसका मूल्यांकन कोई करे कि भारत का समाज इतना सशक्त और संपन्न था, उस समाज ने अपने ऊपर आने वाली हर समस्या का स्वयं निराकरण किया। उसमें संघ और समाज एक रूप होकर के, जैसा संघ सोचता है, जैसा संघ का कार्यकर्ता सोचता है, वैसा समाज का सामान्य व्यक्ति, यानी मैं कई बार इसको दूसरी भाषा में बोलता है, ये जो हमारे सोचने के तरीके बदल गए। सोचने के तरीके कैसे बदल गए उसके भी उदाहरण दिखते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं कि हम आज भी किसी से अगर मैं छोटे मोटे ऐसे प्रश्न पूछता हूँ, कई बार जानबूझ करके पूछता हूँ
कैसे पूछता हूं कि आप सब महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं? तो अधिकांश लोग हाथ खड़ा करते हैं कि हाँ शिवरात्रि का व्रत करते हैं। अगला प्रश्न मैं योजना पूर्वक पूछता हूं कि शिवरात्रि कब आती है? तो सब चुप हो जाते हैं। शिवरात्रि कब आती है? फिर ऐसे ही अगला प्रसंग कोई और जरा लगे भी अक्षय तृतीया पर बड़ा सोना खरीदते हैं और सबके घरों में उसकी चर्चा होती है, तो ये अक्षय तृतीया कब आती है? तो सरकारी अंग्रेजी कैलेंडर देख करके हम बताते हैं कि अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को, अगले साल नहीं आएगी 30 अप्रैल को। रक्षाबंधन कब आता है? और दीपावली का अगर निबंध 9वीं 10वीं कक्षा में हमें ऐसा नहीं पढ़ाया जाता कि इसके 5 मार्क्स मिलेंगे 2 मार्क्स मिलेंगे, तो हमें दीपावली कब मनाई जाती है? वो कार्तिक मास की अमावस्या शब्द ज्ञान। किसी से पूछ लिया जाए ना कार्तिक मास कब आता है, तो कई बार वो जनवरी बोलता है, कई बार फरवरी बोलता है, कई बार मार्च बोलता है। क्यों बोलता है? हमारे सोचने के तरीके बदल गए। हम भारत के त्योहारों को भी अंग्रेजी कैलेंडर देख करके मनाना शुरू कर दिए। हम आज भी अक्षय तृतीया मान लो, अब अभी भी बात करेंगे, तो हम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन वो अक्षय तृतीया होता है। इस ढंग से अभी बताने में अभी समाज स्वत्व के जागरण की यात्रा और संघ के काम की उस प्रासंगिकता। भारत के हम बौद्धिकों में विषय रखते आए कि हमारी कालगणना बड़ी वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, पूरा 12 महीनों के क्रम से नाम नहीं आते भारत के 12 महीनों के। आज मुझे लगता है 100 वर्ष की संघ की उस यात्रा में समाज के अंदर अपने उन विषयों को फिर से स्थापित करने का एक संकल्प का अवसर भी हमारे सामने आता है। स्वत्व के जागरण की उन यात्राओं को लेकर के इसके अनेक प्रसंग हमारे सामने हो सकते हैं। मैं अंत में अपनी बात समाप्त करते हूँ कि समय की मर्यादा है और पहले ही हम उसको क्रॉस कर चुके हैं। एक अंत में अपनी बात करते हो कि आज देश और समाज एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। ये संघ की आधारभूत मौलिक मान्यताओं की बात की ना, इसमें व्यक्ति निर्माण और उस व्यक्ति निर्माण के काम का मैं एक छोटा सा चित्र रखते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। संघ के उस काम को व्यक्ति खड़ा करने के लिए कुछ वर्ग लगाए जाते हैं। उन वर्गों में हम बोलते हैं प्रारंभिक वर्ग है 3 दिन का है, जिसने 3 का कर लिया तो 7 दिन का है। ये शोधार्थियों के लिए भी रिसर्च का विषय है। तो 7 दिन का है तो उसको बोलेंगे प्राथमिक वर्ग है। जिसने वो कर लिया फिर वो संघ शिक्षा वर्ग में जाएगा। जिसने संघ शिक्षा वर्ग कर लिया और उसकी और थोड़ा उसको लगता है कि देश और समाज के लिए काम करने के लिए मुझे और इसको समझना है, तो कार्यकर्ता विकास वर्ग 1 और 2। आप इनका अगर टोटल करेंगे ना, टोटल करेंगे, ये वो लोग हैं जो इन कैंपों में जाते हैं, हर साल जाते हैं, अपने पैसे दे के जाते हैं, अपनी छुट्टी दे करके जाते हैं, अपने घर के काम सब छोड़ करके जाते हैं, घर परिवार व्यवस्थाएं व्यवसाय से छुट्टी लेकर के उसमें जाते हैं। अगर इसका टोटल करते हैं हम प्रारंभिक प्राथमिक संघ शिक्षा वर्ग प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष का कार्यकर्ता विकास वर्ग 1 और 2 का, तो पूरे देश का एवरेज टोटल जो है, अनुमानित जो टोटल है इसका 2,30,000 कार्यकर्ताओं का आता है। 2,30,000 कार्यकर्ता अपनी घर गृहस्थी में से समय निकाल करके उस हिंदू समाज के परम वैभव करने के लिए, उसको सबल और सशक्त समाज बनाने के लिए और आज भी उसको प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हर वर्ष प्रति वर्ष अपने घर के सीखने और सिखाने वाले अलग हैं। और ये अपने खर्चे पर वर्गों में जाकर के दुनिया के किसी समाज के पास, किसी संगठन के पास ऐसी आज भी व्यवस्था नहीं है जिसको हम बोलते हैं। आज संघ का काम आज भी संघ और समाज के साथ मिलकर के एक बड़े दृश्य की ओर आगे बढ़ रहा है। उसका एक संगठनात्मक और अनुशासनात्मक दृष्टिकोण हम सबके सामने रखने का मैंने प्रयास किया। अंत में उस काम का जो भाव है उन पंक्तियों में व्यक्त करता हूँ। अपना काम जो है वो रचनात्मक है, इसलिए किसी को भी अपने मन में किसी भी प्रकार के जिसके मन में ना शंकाएं या शंकाएं डॉट्स रहते हैं, उसको रिजल्ट भी वैसे मिलते हैं, उसको परिणाम भी वैसे मिलते हैं। इसलिए हमारा काम जो मैंने कहा शक्ति और भक्ति, जो बुद्धि लगाएगा योजना से जो आएगा वो निस्वार्थ भाव से बड़ी देर काम नहीं कर पाएगा। तो संघ के शताब्दी वर्ष में एक शोधार्थी के नाते भी समाज के सामने इस विषय को आज भी भ्रम में डालने वाले प्रयत्न भी कम नहीं है और उस भ्रम से बाहर निकालने के लिए हमारे प्रयत्न भी एक यशस्वी प्रयत्नों की दिशा में आने वाले 20-25 वर्षों में 1000-1200 वर्षों का जो नुकसान देश को हो चुका है उसको हम आने वाले 20-25 वर्षों में भर सकेंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। श्रद्धा में विश्वास बढ़ाकर सामाजिक सद्भाव जगाए, अपने प्रेम परिश्रम के बल भारत में नव सूर्य उगाए। जाग रहा है जनगण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, निश्चित होगा परिवर्तन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपके ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए।
जैसा कि से खड़ा हुआ, उसके पीछे विचार क्या थी, मूल धारणाएं क्या थी, आपने विशेष तरह से उसके ऊपर प्रकाश डाला। और क्योंकि शोधार्थी के लिए ये मुख्यतः सत्र रखा गया था, तो मैं समझता हूँ कि आपके प्रबोधन के माध्यम से हम अकादमिक जगत के लोगों के लिए भी और शोधार्थी के लिए भी आपने आज इस विषय पर शोध करने का एक हमें विषय दिया है। तो आशा करते हैं कि हम इस विषय को आगे लेके किस तरह का स्वत्व जागरण और आपकी संघ की जागरण की मूल धारणाएं किस तरह से आज फलीभूत हो रही है, उसका संभव ही हम उसका लाभ लेंगे और इस शोध से हम आगे बढ़ेंगे, ये हम आशा करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं। आज के अध्यक्षीय भाषण के लिए हमारे मध्य में मनोज कुमार खन्ना जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो संक्षिप्त में अपना अध्यक्षीय भाषण हमारे बीच में। माननीय विवेक जी, विनोद जी और हमारे मार्गदर्शक अजय जी, जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, आप सभी श्रोतागण में अभी कहूँगा जल्दी में, क्योंकि रहे शोधार्थी भी हैं, हमारे जो शिक्षक श्रेणी के वर्ग में सभी हैं लोग, लगातार हम जो सुन रहे हैं और आज सुबह से लेकर अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स सुने हैं, पेपर्स सुने हैं, मुझे लगता है कि डॉक्टर किस्मत कुमार जी ने और प्रोफेसर टंकेश्वर जी ने लगभग सभी को कवर किया और विषय जो था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आधारभूत मान्यताएं था। हमारा राष्ट्रीय स्वत्व के जागरण के 100 वर्ष, उस पर हमारा विचार मंथन हो रहा है, भारत मंथन। और उसमें लगातार जैसा कि कहा कि शुरुआत 1925 में विजयदशमी के दिन से लेकर 15-20 लोगों ने मिलकर किया और आज वो बटवृक्ष बन गया है। उस टाइम की जो फोरसाइटेडनेस थी डॉक्टर हेडगेवार जी की, वो अभी डॉक्टर किस्मत जी ने भी बताई। हिंदुओं का संगठन सोचकर बना था, लेकिन उनके मन में, जैसे हम अभी स्वॉक एनालिसिस करते हैं वो करते हैं, लेकिन उनके भर में फोरसाइटेडनेस क्या क्या थी, समाज को संगठित करना, सबल बनाना, जैसा कि बताया अभी, और कितने आक्रमण हुए भारत पर, उन सब चीज़ों को देखते हुए और क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में, उन सभी का उनके अंदर फोरसाइटेडनेस, वो सोचकर वो सब चीज़ें खड़ी की गई। और क्योंकि उनके मन में ये था कि विचारों की क्रांति है और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बेसिकली विचारों का संगठन है। ये संगठन हम नहीं कहेंगे, ये विचार है बेसिकली। और इसमें हम सभी चीज को समाज को संगठित और सबल बनाने के लिए, जैसा कहा, एनालिसिस कई बार हुई, अंग्रेजों की अटैक हुए, मुगलों का अटैक हुए, पहले हुए, लेकिन हमारा क्या क्या रहना चाहिए और हमें क्या क्या करना चाहिए, उस विषय में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो उन्होंने सोचा। और जो आरएसएस का, जो उसको देखते हुए, जो आज की हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ते हैं और करते हैं कि स्वॉक एनालिसिस का तो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि जो 3-4 केंद्र बिंदु हैं हमारे, उसमें संस्कार भी है, संस्कृति भी है, सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले जो फिजिकल ही स्ट्रांग अगर होगा तो ये चीज़ आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, जो हम शारीरिक जिसको कहते हैं, वहाँ से आती है। वो उसमें से लिया गया कि अगर हम साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होंगे, फिजिकली स्ट्रांग होंगे, एथिकली स्ट्रांग होंगे और मॉरली स्ट्रांग होंगे, वो सारी चीज़ों का विचार उनके मन में था। और उन चीज़ों को बीच में रखते हुए उन्होंने कहा, जो सारी बातें की, जो भक्ति और शक्ति की बात की, भक्ति और शक्ति तभी हो पाएगी जब हम फिजिकली स्ट्रांग होंगे, आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग होंगे, वैचारिक उससे स्ट्रांग होंगे, और साइकोलॉजिकली, एथिकली और मॉरली अगर स्ट्रांग होंगे तो हम ये सारे काम कर पाएंगे। क्योंकि सब चीज़ में अगर मूलभूत में अगर हम जाएं तो हमारे पास जो आता है, निस्वार्थ होकर कैसे काम करना है, लगातार निस्वार्थ कैसे काम करना है, निस्वार्थ का भाव, स्व का भाव, समर्पण का भाव, ये सभी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं। और जैसा अभी कहा,
प्रोफेसर टंकेश्वर जी भी कह रहे थे, क्योंकि वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे थे, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी वो इम्बाइब किया हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि हम कैसे वो चीज़ें लाएं। हम बहुत सारे काम अब देखते हैं कि कॉलेजेस में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि जो कुछ पढ़ाना तो हमें है ही है, वो ब्रेड और बटर वाला है, उसके अलावा हम क्या करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी क्या हैं, सोसाइटी के लिए हम क्या करते हैं, तो वो सारे काम जो हैं हमें वैसे भी करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दृष्टि से देखें तो जब वो शुरू में बना तो वो विचार जब मन में आया तो वो सब चीज़ें उनके गुरुजी के डॉक्टर साहब के मन में थी और वो मशाल आगे से कैरी करती हुई चली। और उन विचारों पर, क्योंकि वो विचारों में निस्वार्थ की भावना थी, त्याग की भावना थी, समर्पण की भावना थी, उसी की वजह से ये बटवृक्ष बन पाया जिसमें कि सेल्फलेसनेस से बढ़कर हुआ, जिसको जैसा कि अभी माननीय किस्मत जी ने भी कहा कि जैसा जब भारत सरकार ने अभी देखा कि राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया तो ये चीज़ लोगों के मन में विचार में आती है कि हम राजपथ का मतलब राज करने वाला, तो कर्तव्य का मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत सारी चीज़ों को समअप करना है, सभी विषयों को सभी छू भी लिया है और डिटेल में बात भी की है, बट मुझे थोड़ा सा यही लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी सुबह भी जैसे बात हुई कि 25-25 वर्ष में अभी कितना इम्प्रूवमेंट है, अभी हम कहाँ पर खड़े हैं, वो तभी खड़े हो पाए हैं कि हम निस्वार्थ होकर चले हैं और इतना स्ट्रांग बन चुके हैं कि दूसरा वाला व्यक्ति देखने से पहले 4 बार सोचता है। और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम करना, इन सब के अलावा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम करना, वो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अगर सीखें, जैसा कि अभी एग्जाम्पल दिया किस्मत जी ने भी, चाहे वो इमरजेंसी का पीरियड हो या गांधी जी की डेथ के बाद का हो, तो वहाँ पर जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आया संघ उतना ही मुखर होकर आगे निकला, उतना ही स्ट्रांग होकर निकला। तो जितना भी सोना तपता है उतना ही ज़्यादा उसके अंदर चमक आती है। तो मुझे लगता है कि वो सारे भाव उसमें थे। तो मैं उस व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने सोचा होगा उस टाइम पर और कुछ लोगों को लेकर आगे चले और पूरा वो संगठन ऐसा बना और आज हर कोई चढ़ता है। तो मेरा सिर्फ आने वाली जो स्वॉट एनालिसिस आज की डेट में हमें करनी है, हम 100 वर्ष मनाने जा रहे हैं इस विजयादशमी पर, तो 100 वर्ष के बाद भी हमें प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए। और आने वाले युवाओं से मेरी ये प्रेरणा मतलब वो है, रिक्वेस्ट भी है कि बहुत सारे शोधार्थी मन में सिर्फ अगर ये लेकर चलते हैं कि हमें कल इससे क्या फ़ायदा होगा, वो सब इसमें नहीं है। हमें करना क्या है, तर्पण क्या करना है, त्याग क्या करना है, वो करके मिलती है चीज़ें सारी मिलती हैं। लेकिन अगर ये सोच के करेंगे कि मेरा जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा या संघ से जोड़ने से वो जॉब मिलेगा, तो वो इसका प्राय नहीं है, ना ही उसमें कोई ऐसा वो है। तो वो निस्वार्थ भी नहीं है, समर्पण भी नहीं है उसमें। तो आजकल बहुत सारे, क्योंकि इस टाइम पर हमें अपने आप को भी देखना है, सराउंडिंग में भी देखना है। कई बार जो हमारी जो मतलब मुझे कहते हैं पेरिफेरी के अंदर एंटर करे हुए लोग, जो आक्रांता जिसका कि हमें उनको उस टाइम पे वो सोचते थे कि आगे क्या क्या हो सकता है या आने वाले टाइम में क्या क्या, अभी भी हमें ऐसा सोचना देखना चाहिए कि हम 100 वर्ष जब पूरे करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो ऐसे लोग बिल्कुल आगे वो ना हो जाए कि जो अपने जो इस त्याग और तर्पण की जो भावना है उससे हटकर सिर्फ फायदा लेने के लिए। संघ कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लेने का नाम नहीं है, करने का काम है, देने का काम है, त्याग का काम है। तो मुझे लगता है कि जिसको लेने की सिर्फ वो रहती है कि मुझे क्या मिलेगा, तो वो इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित नहीं हो सकता। जब वो त्याग की भावना से आएगा और समर्पण की भावना से आएगा तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ आगे भी होगा। और हम निस्वार्थ होकर जब सोचते हैं तो बहुत अच्छा, जो पॉजिटिव नोट पर संरचना की बात करते हैं, हम विचारों की, संगठन की, उसकी बात करते हैं, तो मुझे लगता है हम बहुत आगे भी जाएंगे। और जो परम वैभव की हम जो इसकी संकल्पना गवर्नमेंट भी करती है, अदरवाइज भी हम भी सोचते हैं, तो वो शायद हो सकता है कि अगर उस तरह से चलेंगे तो हम पहले करेंगे, पहले ही अचीव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों को सोचते हुए आज का जो सेशन था पूरा का पूरा, उसमें वो सारी बातें कवर की हैं। और मुझे लगता है हमारे शोधार्थी जिनके लिए स्पेशल ये सेशन रखा गया था,
वो इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगे और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे लगता है कि मैं सभी का जो मंच का धन्यवाद भी करता हूं और इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर बोलने के लिए भी। आई एम वेरी थैंकफुल टू इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र ऑल्सो, भारत मंथन का, कि ये मौका दिया। और मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि टाइम इतना होने के बाद भी आप लोगों में बिल्कुल भी जाने वाला चीज़ मुझे नहीं दिखी। नॉर्मली इस टाइम पर जब लास्ट वाला सेशन होता है वो सबसे खतरनाक होता है कि लोग भागने के लिए तैयार होते हैं, तो वो चीज़ भी आप में पेशेंस से साथ में सुनी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके अध्यक्ष भाषण के लिए मैं आपको साधुवाद करती हूँ। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रोफेसर सुनील कश्यप भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ। हमारे आंध्र प्रदेश अध्ययन केंद्र के बैठक प्रमुख और शहीद भगत सिंह कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज ये दायित्व जो औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन का जो दायित्व है वो मुझे निर्वहन करना है। मैं दायित्व जो इस धन्यवाद ज्ञापन में सबसे पहले माननीय किस्मत कुमार जी जो आज के इस सत्र के मुख्य वक्ता भी हैं, उनका बहुत दिल की गहराइयों से इंद्रप्रस्थ अध्ययन के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपको साधुवाद जो आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला, इतना महत्वपूर्ण समय यहाँ दे रहे हैं आप, और आप धर्मशाला से यहाँ आए इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के बुलावे पर, और आपका सानिध्य हमें 2 दिन लगातार, ये भी एक हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित, और आपका धन्यवाद हम करते हैं कि लगभग पूरे 2 दिन, आज भी और अगले दिन भी समापन सत्र तक आपका सानिध्य हमें मिलेगा सभी को। भाई साहब इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद ज्ञापन की कड़ी में आदरणीय टंकेश्वर जी जो आज के विशिष्ट अतिथि भी हैं इस सत्र के, माननीय कुलपति महोदय केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने यहाँ भारत मंथन में इस सत्र में एक आपका सानिध्य भी हमें मिला, आपका उद्बोधन ज्ञानवर्धक रहा जो आपने विषय यहाँ रखा। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता है। अध्यक्षीय उद्बोधन आज प्रोफेसर मनोज खन्ना जी का रहा। आप इस रामजस कॉलेज में प्रधानाचार्य भी रहे हैं 7 वर्षों तक, 6 वर्षों तक, तो आपका बहुत ही पूरा इस भारत मंथन को आयोजित करने में भी बहुत आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कई दिनों से आपका हमें सहयोग मिल रहा है और आपके इस अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और बड़े भाई साहब विनोद जी शर्मा हमारे बीच में हैं, इनका सहयोग हमें मिलता रह रहा है, इन्हीं की देखरेख में ये सारा कार्य हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस समय तक हम बैठे रहे, और कल भी अगले दिन भी हमारा ये चलेगा प्रोग्राम, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद सुनील जी। अभी कल्याण मंत्र होगा, उसके पूर्व में कुछ आपके मध्य में सूचना है। कल्याण मंत्र के तुरंत बाद जलपान है, हम जलपान के लिए जाएंगे, और कल का सत्र हमारा प्रपत्र प्रस्तुतिकरण का रहेगा और उसका समय सुबह 9 बजे का समय रहेगा, पंजीकरण होगा और उसके बाद आपको सत्र में जाना होगा। और दूसरा सत्र हमारा 11:30 रहने वाला है। सूचना आपको गई होगी, फिर भी आपको एक सूचित किया जाता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पड़ाव है, अंत में हमारा वैलिडेटरी है, समापन जो इसका आयोजन होगा, उसके तुरंत बाद जितने भी प्रतिभागी हैं जिन्होंने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया है, उनके जो प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम होगा वो आपके वैलिडेटरी फंक्शन के बाद में इसी स्टेज से आपको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो कृपया जो भी हमारे प्रतिभागी हैं वो अपने जो समापन सत्र हैं उस समापन सत्र के बाद अपना प्रमाण पत्र अवश्य ले जाएं, क्योंकि देखने में आया है कि आप अपना पत्र प्रस्तुत कर जाते हैं और वो केंद्र के पास ही 1 सालों साल रह जाता है, और फिर अपेक्षा ये की जाती है कि नहीं, पहले वाला प्रमाण पत्र नहीं मिला तो आगे हम थोड़ा सा असमर्थ रहेंगे। तो आपके प्रमाण पत्र बिल्कुल तैयार हो गए हैं, जिसका आज प्रस्तुतिकरण हुआ है, और कल आप अपना ले जाएंगे। तो अभी कल्याण मंत्र के लिए मैं मेघा जी पंक्ति के पश्चात सामूहिक रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।